कतर के ऊपर फेक कंट्री ने जब से अटैक किया है दुनिया परेशान बैठी है। दुनिया ये सोच रही है कि कतर की अगली मूव क्या होगी। कतर ने कहा है कि हम रिटेलिएट करने का हक रखते हैं। तो क्या कतर अकेला रिटेलिएट करेगा? ये सारे जीसीसी के कंट्रीज मिलकर रिटेलिएट करेंगे। टर्की जाहिर तौर पर अब सावधान है। कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल में कई पत्रकारों ने ऐसा कहा कि अभी तो कतर हो गया, अब अगली बारी जो है वो टर्की की है। टर्की ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, एयर पेट्रोलिंग, अपने जो उसकी हवाई सीमा है उसके अंदर एयर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। लेकिन इतनी ही देर में इस फेक कंट्री के वजीर आजम का एक बयान सामने आया जो बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि उस बयान में ये पाकिस्तान का भी जिक्र कर रहे हैं। और कल की वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था, हिंट दिया था आपको कि पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। कतर के ऊपर फेक कंट्री ने जब से अटैक किया है दुनिया परेशान बैठी है। दुनिया ये सोच रही है कि कतर की अगली मूव क्या होगी। कतर ने कहा है कि हम रिटेलिएट करने का हक रखते हैं। तो क्या कतर अकेला रिटेलिएट करेगा? ये सारे जीसीसी के कंट्रीज मिलकर रिटेलिएट करेंगे। कतर की मूव होगी क्या? लेकिन इतनी ही देर में इस फेक कंट्री के वजीर आजम का एक बयान सामने आया जो बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि उस बयान में ये पाकिस्तान का भी जिक्र कर रहे हैं। और कल की वीडियो में मैंने आपसे जिक्र किया था, हिंट दिया था आपको कि पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग किया जाएगा। ये कहते क्या है, जरा ये सुनते हैं। What did America do in the wake of September 11th? They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded. They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. इन साहब की ये बात सुनने के बाद एक सवाल आपके जहन में फौरन आएगा कि आज 9/11 के वाकये को 24 साल गुजर चुके हैं और आज भी 24 साल के बाद इनको ये लगता है कि ये दुनिया को अपना टेररिज्म का नैरेटिव बेचेंगे और दुनिया खरीदने को तैयार हो जाएगी। इसके अलावा कल खबर यह आई कि यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंचे हैं कतर, और वहां पहुंच के उन्होंने कतर के साथ पूरी तरह से खड़े होने की बात की है। यह अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा नाम आप लीजिए एमबीएस का। मिडिल ईस्ट की राजनीति में सबसे ज्यादा कद्दावर जो लोग हैं उनमें से एक है सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, जिनको एमबीएस आमतौर पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहा जाता है। कल उनका बयान आया था जिसमें उन्होंने कतर पर हुए हमले की जबरदस्त मजम्मत की थी, और आज उनका बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल एक्शन की जरूरत है। इंटरनेशनल एक्शन का मतलब आप समझ रहे हैं, ये वो डिमांड है कि यूएन की एक फोर्स वहां पर जाए जिसमें इंटरनेशनल अलग अलग मुल्कों की सेनाएं हों और वो इजराइल को जो कुछ हो रहा है, जो कुछ वो कर रहा है, वो करने से रोके। दूसरा इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के खिलाफ कार्रवाई हो। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में कतर के मुद्दे पर एक मीटिंग बुलाई गई है और देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि अमेरिका वहां पर क्या करता है। ये इंटरेस्टिंग मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अमेरिकी अखबार और बहुत सारे मिडिल ईस्ट के अखबार और इजराइल के अखबार फिर से एक बार वो परसेप्शन फैलाने पर लगे हुए हैं, नैरेटिव बनाने पे लगे हुए हैं कि साहब ट्रंप तो बड़ा नाराज है, ट्रंप बहुत गुस्से में है। खबरें आनी शुरू हो गई कि ट्रंप की बातचीत हुई। सबसे पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको छापा और उसके बाद दूसरे अखबारों में यह खबरें आनी शुरू हो गई, ये नैरेटिव बनना शुरू हो गया कि ट्रंप की जो नेतन्याहू से बातचीत हुई है उसमें ट्रंप काफी नाराज है, हीटेड बातचीत हुई है, गर्मा गर्म बातचीत हुई है, ट्रंप और उसके लोग नेतन्याहू से नाराज हैं। एक आध बार मैं भी इस ट्रैप में फंसा हूं, कोई भी फंस सकता है, लेकिन अब मैं कम से कम जानता हूं कि यह सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है जो जानबूझ के फैलाया जाता है, ये माहौल बनाने के लिए, ये नैरेटिव बनाने के लिए कि जो कुछ हुआ है उसमें अमेरिका की मर्जी शामिल नहीं है। यह बिल्कुल हो सकता है कि नेतन्याहू ने यह जो हमला किया हो इसके बारे में अमेरिका को देर से जानकारी दी हो। यह भी हो सकता है कि इस हमले की प्लानिंग में अमेरिका शामिल ना हो, यह हो सकता है, लेकिन यह नहीं हो सकता कि अमेरिका को पता ही नहीं चला और इजराइल ने फायर कर दिया। यह नहीं हो सकता कि फायर करने के 10 मिनट बाद कतर को बताया गया हो।
अगर आपको तुरंत पता चल गया था तो आपको तुरंत बताना चाहिए था। जहां मिसाइलें फेंकी जा रही हैं वहां 10 मिनट एक लंबा वक्त होता है। एक थ्योरी यह आ रही है कि टर्की ने इंटेलिजेंस दी थी, टर्की ने सीधे कतर को और हमास को यह सूचना दे दी थी कि इजराइल मिसाइल्स फेंक रहा है और उसी वजह से वो लोग वहां से निकल गए थे, जिसकी वजह से हमास के लीडर्स तो नहीं मारे गए। अब समझ में यह नहीं आता है कि जब सूचना मिल गई थी, इंफॉर्मेशन मिल गई थी, तो अपने 5 स्टाफर्स को भी वहां क्यों छोड़ा होता हमास ने? तब तो सारे के सारे निकल सकते थे। एक थ्योरी यह आ रही है कि नमाज का वक्त था, ये लोग अपना मोबाइल यहीं पर छोड़कर नमाज के लिए निकल गए। अब इसमें सवाल यह है कि जो 5 स्टाफर्स थे वो क्यों नहीं निकले? तो सवाल तो बहुत सारे हैं, ये सामने आएंगे, इन पर बात भी होगी, लेकिन टर्की जाहिर तौर पर अब सावधान है। कल मैंने आपको बताया था कि इजराइल में कई पत्रकारों ने ऐसा कहा कि अभी तो कतर हो गया, अब अगली बारी जो है वो टर्की की है। टर्की ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, एयर पेट्रोलिंग, अपने जो उसकी हवाई सीमा है उसके अंदर एयर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, और ऐसा लग रहा है कि टर्की किसी भी तरह के हमले के लिए तैयार है। अगर टर्की पे हमला होता है तो समझिए ये बहुत बड़ी जंग होगी, ये छोटी मोटी जंग नहीं होगी। और इजराइल एक ऐसा मुल्क है जो किसी से भी कभी भी जंग छेड़ सकता है। लौटते हैं ट्रंप के ऊपर। अगर ट्रंप इजराइल से सच में नाराज हैं तो एक छोटा सा काम करके दिखा देना चाहिए था उनको। ये जो हमला हुआ और ये नाकाम हमला जो हुआ, मैं बात करूंगा कि ये सब नरेशन क्यों फैलाया जा रहा है। ये जो नाकाम हमला हुआ, इजराइल बुरी तरह से फेल हुआ अपने हमले में। एक तो इजराइल के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। जो मुल्क इजराइल को लेकर थोड़ा नरम थे जैसे कि यूएई, वो भी नाराज नजर आ रहे हैं। अरब मुल्कों के साथ जो अपने रिश्ते नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था इजराइल, वो प्लान अब पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है। और साथ में हमास के सीनियर लीडर्स को मारने में भी ये सफल नहीं हुए। पहले हमले के बाद दोहा पहुंचे शहबाज। कतर के प्रति शहबाज ने दिखाई एकजुटता, सॉलिडरिटी दिखाते हुए स्टेटमेंट दिया। इजराइल ने 9 सितंबर को दोहा पर अटैक किया था और हमास के दफ्तर पर टारगेटेड अटैक था ये। 6 की मौत हुई। पाकिस्तान ने कतर की संप्रभुता का उल्लंघन इसे बताया। ये बताइए, आप जून का 23 जून का आपको याद होगा ऑपरेशन हैमर हुआ था, अमेरिका ने किया था। कतार पे ही फायर आया था ईरान का, वहां मिसाइल मारी थी। ये नहीं कतर के, और वही अल-उद बेस के पास ही मार दिया था। उस समय अमेरिका ने कहा कि छोड़ दो कुछ नहीं करो। आज उस क्यों नहीं गए उस समय? क्योंकि अमेरिका ने किया था। आज दौड़ पड़े क्यों? इजराइल ने किया। तो ये देखिए, ये और आपके दर्शकों को सभी को हमें ये समझना पड़ेगा। जो ये लोग बोलते हैं ना, आप जो आग लगी है तो उसमें घी डालिए और भड़काइए, आप जलेंगे, कोई नहीं दूसरा जलेगा। ये तो वो ये कहेंगे कि अमेरिकी बेस पे मारा था इसलिए हमने नहीं कहा, यहाँ पे तो उस इमारत में मार दिया जहां हमास के लोग बातचीत के लिए पहुंचे थे, इसलिए हम ये अलग कर रहे हैं। अरे वो उनका वहां जहां मारा है ना, वो एक विला है, जिस विला में, और वो विला में उन्होंने दिया है, कतर ने दिया था हमास को, उसके अंदर में, और 6 मारे गए हैं, 5 तो बोलते हैं हमास के ही। देखिए बात ये है कि ठीक है, जितना जाइए भागिए दौड़िए, आप अपने को केवल नमूना बना के ही वापस आएंगे। कुछ नहीं, कोई नहीं पूछता। ये हाथ बड़े ऐसे खड़े रहेंगे, वहां जाकर के भी बोलेंगे जहां पर नाम स्टेप्स वाइज आपके साथ बात करना चाहते हैं, और इजराइल इसके लिए रेडी नहीं है। तो वो किसको लेके बात करने आ रहा था? अमेरिका को मालूम था सब कुछ, ग्रीन रूम में क्या हो रहा है दिनेश जी, और स्टेज पे क्या हो रहा है, बहुत अंतर है। कतार में जब अटैक हुआ था ऑपरेशन हैमर का, सारी बातें पता थी कतार को, कहां पे मारा, कितना मारा, लिमिटेड इफेक्ट करना था। ईरान का पता ही आपको नहीं, वो तो लेकिन जनरल सिन्हा कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को इतना ही दर्द हो रहा था तो तब भी जाकर ये कहना था ना कि ऐसे कैसे मार दिया ईरान ने इस जगह पर। उस समय हिम्मत नहीं थी। यूएसए से कौन बात करता है? इजराइल तो बात कर लेता है। और ये क्या पता नहीं था अमेरिका को कि ये होने वाला है? कह रहे हैं हमें मिलिट्री ने बताया, हमें नहीं मालूम था। क्या बात करते हो? ग्रीन रूम में क्या हो रहा है, स्टेज पे क्या हो रहा है, सबको पता है।